बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले देखने वालों को वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर सियासी खुदकुशी? क्या तहरीक इंसाफ के पास सूबाई असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? मैं जानने की कोशिश करूंगी आमिर साहब से, मगर इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही साहब आखिर वो किस तरह से रजामंद हो गए कि असम्बली तोड़ दी जाएगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कल चंद ही घंटे बाकी रह गए, 29 नवंबर शुरू हो जाएगी और रुखसत हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा। उनकी लेगेसी क्या है और आने वाले जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके लिए चैलेंजेस क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी तफसील से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि अवाम महंगी चीनी खरीदने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि शुगर माफिया पर हुकूमती नवाजिश है। इसके साथ साथ मरहूम अरशद शरीफ कत्ल केस की जो हालिया पेशरफ्त है उस पर भी आमिर मतीन साहब का तजिया लेंगे। आमिर साहब, किसने खुदकुशी करनी है, किसने नहीं करनी, मुझे ये बताएं। तहलील और इस्तीफे देने का जो मामला है, इनके दरमियान का फर्क क्या है, कानूनी क्या है फर्क? ये जिसे कहते हैं ना ओशनिक डिफरेंस, एक पूरा बीच में एक समंदर आ जाता है। मगर जो थी इस्तीफ़ों वाली बात, वो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्लंडर होना था जो, और इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था पिंडी में, वो इस्तीफ़ों का किया था। और उस ऐलान के बाद पीडीएम के अंदर लुडियाँ पड़ रही थी कि जिस तरह इस्लामाबाद में यहाँ पे नेशनल असम्बली के अंदर मेरा ये शुरू से मानना था और अब तो सारे लोगों का मानना है कि वो एक गलती थी इमरान खान की। उसके बाद से कोई आईनी और कानूनी तरीका नहीं रह गया था कि उनसे जान छुड़ाने का या उनकी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने का, इसलिए आप सड़कों पे ही रह रहे थे। चले, उनको सड़कों पे रहने का, मोबिलाइज करने का मौका ज़रूर मिल गया, मगर कोई आईनी तरीका नहीं था। ये जो इस्तीफ़ों से दो असम्बलियों को तहलील करने की, केपी और पंजाब की जो बात है, ये इसकी थोड़ी सी खराबियों पे बाद में आते हैं, मगर पहले इसकी ये बताऊं कि अगर ये कर जाते हैं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि ये मजबूर कर देगा, अगर इस्तीफ़े होते ना सिर्फ, तो उन्होंने बड़े आराम से बाई इलेक्शन करवाना था और एक साल तक जो है पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के अंदर भी हुकूमत करनी थी। और इस वक्त सबसे बड़ी उनको तकलीफ जो है ना, वो इन दो असम्बलियों की थी कि ये सूबों में हुकूमत ना होने की वजह से एक 27 किलोमीटर की लूली लंगड़ी फेडरल गवर्नमेंट थी उनके पास। तो ये मिल जाते तो और क्या चाहिए था। उन्होंने बड़े आराम से अगले नवंबर से पहले, कोई जो ये सड़कों के ऊपर भी उबाल है, वो 25 मई को जब नहीं थी हुकूमत, तो देख लिया था ना क्या मार मार के उन्होंने कीमा बनाया था। तो उन्होंने बड़ा खुश थे। मगर ये मैं समझता हूँ मास्टर स्ट्रोक होगा। अब आप पूछेंगी क्यों, कैसे? इट्स ऑब्वियस। नहीं, इट इज़ नॉट ऑब्वियस। ये बड़ी सटल गेम है थोड़ी। अच्छा, बताएं। वो ऐसे है कि इसके बाद जो है ये पीडीएम इस वक्त बड़ी गहरी सोच में हैं या होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर ये तहलील हो जाती हैं असम्बलियाँ, थोड़ी सी लीगल बीच में चीज़ हैं, परवेज़ इलाही को भी देखना कि आखिरी मिनट तक क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, लास्ट मिनट तक वो बदल सकते हैं। मगर फ़िलहाल क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है टू गो अलॉन्ग, वो इसलिए कि अगर ये इस्तीफ़े भी दे देते तो फिर उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहना था ना, वो तो फिर नवाज शरीफ ने अपना वज़ीर आला लेके आना था। तो इसलिए उनके पास चॉइस नहीं है, इसलिए वो तहलील वाला उनको भी, एमपी वैसे किसी को ज़ाती तौर पे सूट नहीं करता और कोई भी एमपी एन वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता। मगर ये मास्टर स्ट्रोक ऐसे हो जाती है कि अगर ये तहलील हो जाती है तो उसके बाद ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इस वक्त जो वेव चल रही है पीटीआई की, जैसा कि बाई इलेक्शन से साबित होता है, इस बात का कभी इम्कान है कि केपी में और पंजाब में ये सूबाई गवर्नमेंट की सिंपल मेजॉरिटी तो आ ही जाएगी, पीटीआई की डायरेक्टली आ जाएगी। और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि पंजाब में या केपी में 2/3 मेजॉरिटी टाइप भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वेव चल रही है ना, बाई इलेक्शन से साबित हुआ है। और बाई इलेक्शन ये याद रहे कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस दौरान हुए थे। तो जब अपनी गवर्नमेंट के होते हुए और उसके बाद ये केटेगर गवर्नमेंट क्योंकि ज़ाहिर बनेगी तो हो जाएंगे, इसका फ़ायदा अगले साल जब भी होंगे नेशनल इलेक्शंस उस वक्त होगा। कि आप देखें, अगर इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती हैं केपी में और पंजाब में, इनकी गवर्नमेंट जब नेशनल इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो उस वक्त अगर वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, उससे सारा सिनारियो बदल जाता है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का होना, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का और बात है। सूबों के अंदर पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है
कि कौन पावर में है। तो जो पावर में अगर वहाँ तो जो भी कोई पीटीआई के या हो सकता है परवेज इलाही की तो कम ही चांस है पीटीआई का चीफ मिनिस्टर होगा, उनके होते हुए नेशनल इलेक्शन जो है ना जीतना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इन एनी केस अब नंबर्स गेम देखें तो केपी और पंजाब के मिला के नेशनल असेंबली की सीट है, मेरा ख्याल ये कोई 240 के करीब बन जाती हैं। तो 240 कोटे की सीटें मिला के तो 172 चाहिए, तो वो तो पाकिस्तान में केपी और सिर्फ पंजाब से ही मैं समझता हूँ कोई 180 से प्लस सीट्स है, सिर्फ पंजाब की 182 तो 172 तो सिर्फ पंजाब से ही निकल आती हैं अगर हो ऐसी सारी लेके जाएं तो। केपी की मिला के सिंपल मेजॉरिटी इस बात की इम्कान हो सकता है कि इन दो सूबों से ही निकल आए, बाकी कराची से आ जाती हैं, बलूचिस्तान से एक दो आ जाती हैं, तो नेशनल असेंबली में पीटीआई के आने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ कि ये गवर्नमेंट अगला इलेक्शन भी आप देखें ना, अभी ये 5 साल पहले अभी अगर ये बनेगी तो ये अगर वो वक्त पूरा करती है पंजाब असेंबली तो 4 साल बाद लेट्स से अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है और जीत जाती है तो अगला इलेक्शन भी इनकी गवर्नमेंट के दरमियान में हो रहा होगा। आप देखें क्योंकि वो इस वक्त भी इनकी गवर्नमेंट होगी, चाहे केयर टेकर होगी, मगर इनकी फेडरल गवर्नमेंट अगर होगी तो सूबे के अंदर ये इलेक्शन करवा रहे होंगे, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मेरा लिए इतना बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से पीडीएम को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूबों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे हों हमेशा, मगर ये इकट्ठे ही करवाए गए हैं। 1970 में ये 2 दिन का फ़र्क था कि नेशनल असेंबली के बाद सूबों के लहदे सूबे के पहले हो गए, मगर उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो गए। जो पीएनए थी उस ज़माने में उन्होंने बाइकआउट कर दिया इलेक्शंस का, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस का, और वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो एक्सेप्ट नहीं किए और मार्शल लॉ लग गया। दैट्स अ बैड एग्जांपल। मगर ये एक तो रवायत पड़ जाएगी कि 2 सूबों की अलहदा वो हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही कि वो उस पर सूबे में करें। मगर नेशनल असेंबली के अंदर जो है इनको मुसीबत पड़ जाती है कि अगर ये 2 सूबों की, जबकि अभी तो बड़ा आसानी है ना कि सबकी केयर टेकर गवर्नमेंट आएंगी और एक फेयर एंड फ्री हो जाएगा, वो फेयर एंड फ्री भी हो। मगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक फैक्टर जो किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा सूट करता है वो ये है परसेप्शंस का, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वफाद परस्त टोला है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, वो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इलाके के लोग वो जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और जिसका ये तासुर बन जाता है कि ये पार्टी इस दफ़ा जीतने वाली है, तो वो जो सारा स्विंग वोट होता है और ये जो स्विंग प्लेयर्स होते हैं, पावर लॉबीज होती हैं, ये उसी जीतने वाले घोड़े के ऊपर पैसे लगाते हैं। तो ये एकदम से ये तासुर बन गया, ये ऑलरेडी बना हुआ है। मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके। आजकल तो यू आर द मोस्ट सॉट आफ्टर पर्सन। तो एक तो आप मीटिंग में शामिल थे जब ये जहाँ फैसले हुए, उसके मुतालिक पूछेंगे। तो मैं किसकी पहले, आप क्योंकि वकील भी हैं सियासतदान होने के साथ साथ, तो मैं आपसे जो पहले पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 2-4 लीगल क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं, जो आपके उससे बयान से अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग केपी में और पंजाब में तहलील करना चाहते हैं और बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर आपके जो लोग हैं वो इस्तीफ़े देंगे। तो यहाँ पे 2-3 वो कह रहे हैं, नून लीग की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं। एक वो कह रहे हैं जी इसके रुकावट ये है कि वो सेशन जो वहाँ पे क्योंकि नया बुलाया जाता है, इसके लिए अगर वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दे तो उससे ये रुक सकता है, मगर नो कॉन्फिडेंस के लिए एक नया सेशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनाब हम अदालत में जाके कहेंगे कि जनाब ये जानबूझ के बदनीति के साथ ये 4 महीने से सेशन चलाए जा रहे हैं, तो कितना इम्कान है इस बात का? नहीं देखें, वो तो असेंबली की प्रोसीडिंग्स में तो आर्टिकल 69 के तहत आपको पता है अदालत तो इंटरफेयर नहीं कर सकती कि सेशन कितनी देर चलाना है कितनी देर नहीं चलाना। और जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, तो अभी सेशन जब प्रोरोग होगा तो उसमें आके वो उसमें अगर करा भी देंगे तो 3 दिन के अंदर उन्होंने 186 पूरे करने हैं, वो बंदे उनके पास है नहीं। तो 3 दिन में वैसे भी पोजीशन यही बहाल हो जाएगी। तो वो 3 दिन तक वैसे गवर्नर जो है वो 48 घंटे तक असेंबली की तहरीर रोक सकता है, और नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो 3 दिन तक रुक जाएगी, उससे क्या फर्क है?
नहीं, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि असम्बली के मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नर कभी तो मतलब वो गवर्नर रूल की बात करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, मगर वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नर के पास जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कह सकते हैं, हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब वो कहेंगे तो उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए कि वो नज़र आना चाहिए कि एलाइज चले गए हैं या इस तरह का, मगर वो कह रहे हैं कि आइन की शिक के अंदर ये जिक्र नहीं है कि उनके पास क्या उनकी वजूहात हैं कॉन्फिडेंस का वोट मांगने की गवर्नर के पास, वो मांग सकते हैं, इस बात का कितना इम्कान है? देखिए, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कहेंगे तो उसके फौरन बाद अगला इलेक्शन होना है चीफ मिनिस्ट्री का, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में फिर परवेज इलाही जीत जाएंगे। तो ये तो जो सिंपल है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी वही 2-3 दिन या डिले कर सकते हैं, वो डिले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक ये हमें ये तासुर मिला क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया था वो इस्तीफ़ों का किया था, तो मेरा ये, आप तो मीटिंग में मौजूद थे, मगर ये तासुर है कि ये बाद में आप जैसे लोगों ने उनको ये कन्विंस किया कि इस्तीफ़े देना अक्लमंदी नहीं है, आप वो तो बड़े खुश होंगे, तो असम्बलियों की तहलील का फैसला वो आफ्टर थॉट था। नहीं, बस वो वर्डिंग की थोड़ी होगी वो बेसिकली तो देखे ना, जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे तो हम तहलील ही करेंगे ना, वहाँ पे हम इस्तीफा क्या दें? जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे हम इस्तीफे देंगे, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे हम इस्तीफे देंगे। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब में, केपी में, वो तो हमने तहलील ही करनी है, वो हम क्यों इस्तीफे दें? नहीं, वैसे ये नेशनल असम्बली का भी थोड़ा सा काफ़ी सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी ये क्वेश्चन करते थे कि कोई इतना दानिशमंदी का शायद फैसला नहीं था, मगर वो इमरान खान ज़िद में आ गए थे कि वो अना का मसला थोड़ा सा बन गया कि जी मैं वापस नहीं रुक के नहीं चाटूंगा। अभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी नहीं माइल नज़र आती कि वो उस वहाँ की असम्बली को तहलील करे, तो वो एक आपके वहाँ पे MP हैं बैठे हुए हैं, तो उनकी नौकरी चल रही है, आगे कोई उम्मीद होती है कि कोई उसकी वजह से इख्तियारात भी आते हैं, अगर वो यहाँ नहीं तहलील करते तो ये भी ज़िद नहीं है कि वहाँ से अगर इस पॉइंट पे लेना कि सारी जगह से रिज़ाइन करना है तो फिर तो सेनेट से भी रिज़ाइन करना चाहिए। नहीं, सेनेट से तो खैर ताल्लुक नहीं है ना, सेनेट तो इलेक्ट होके आई है बाकायदा, उसका तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के टर्म्स में सोच रहे हैं। PTI या अवाम इस वक्त ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के टर्म्स में नहीं सोचते। हम तो 2 इलेक्शन हम लड़े हैं, पहला पंजाब में और फिर जो इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कमजोर सीटें खाली करा के 8-9 सीटों पे इलेक्शन करवाया था। हम इलेक्शन ही इस बुनियाद पे लड़े थे कि इन असम्बलियों में हमने वापस नहीं जाना, और लोगों ने एंडोर्स किया था PTI की और इमरान खान की सोच को, और उन्होंने ये वोट जो है वो दिया। लिहाजा लोग तो इनकलाब चाह रहे हैं, लोग तो आगे चले गए हैं, लोग इसमें ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के उस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है। तो ये हम जो इस्तीफे दे रहे हैं, हम तो नेशनल इलेक्शन करवाना चाहते हैं ना, हम तो नेशनल इलेक्शन समझते हैं कि इसमें होने चाहिए। और अगर हमारा फ्रेंकली नेशनल इलेक्शन अगर डिले भी करते हैं, उसमें PTI का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, किसी को समझ नहीं है। चौधरी साहब, मैं आपके इनकलाब की आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर ये पिछले 8 माह से इनकलाब थोड़ा सा लेट हो गया, और ये लॉन्ग मार्च भी अल्टीमेटली इससे कोई कानूनी या आईनी तरीका नहीं निकलता कि कैसे इस मौजूदा गवर्नमेंट को हटाया जा सके। और अभी थोड़े से नए चीफ के बाद हालात भी बदल गए हैं कि आप डायरेक्टली, मेरा नहीं ख्याल है उनको कन्फ्रंट करना चाहेंगे कि मुदाखलत भी करें ना भी करें। तो ये इसमें इस पैराए में ये कैसे, ये इसकी समझ आती है डिसोल्यूशन की कि एक पॉलिटिकल सेंस बनती है कि इसके ज़रिए वो नहीं चाहेंगे कि अगले नेशनल इलेक्शन के वक्त जो है 5 साल के लिए आपकी हुकूमत बैठी हो, मगर बाकी जो इनकलाब तो वो नहीं कोई कारगर हुआ आपके सारे तरीके के। ये तो बिल्कुल ही आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि देखें, कौन सी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में 7 महीने में ऐसे काया पलटी जाने वाली किसी हुकूमत ने। यहाँ तो जब भी हुकूमत गई है, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं और कहा कि ये हुकूमत अब कभी वापस नहीं आ सकती। हमने 4 महीने में अपनी हुकूमत पंजाब में बहाल की, विद इन 4 मंथ। कभी ऐसे नहीं हुआ। ऊपर जो हुकूमत चल रही है वो आपके सामने है जैसी चल रही है।
इसको चलना कहते हैं, तो आप इसको जो है वो मुबारक हो, ऐसे चलते रहे हमारी तरफ से। तो असल में इशू ये है कि जो इमरान खान ने या पीटीआई ने जो पाकिस्तान की अवाम की सोचों में जो इनकलाब बर्पा किया है वो कामयाबी है। ये जो 7 महीने में नहीं तो हम 12 महीनों में वापस आ जाएंगे, 13 महीनों में वापस आ जाएंगे। इमरान खान को आने से तो कोई रोक सकता अभी। तो ये तो इनकलाब है, यही है कि आपने पुरअमन इनकलाब लेके आए हैं और आपने पाकिस्तान को एक तरफ श्रीलंका बनने से रोका है, दूसरी तरफ आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप इतनी बड़ी तब्दीली के लंबरदार हैं। सो ये बहुत खराब है। दूसरी जहां तक बात आपका है कि ये जो इसका फर्क क्या पड़ेगा, देखिए बड़ी सीधी बात है, आप 64% सीटों के ऊपर अगर आप दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं तो आप करवा लें। हमारी नजर में तो ये जो है एक अहमकाना बात है, जो ये चिमटे हुए हैं, अब देख लेंगे कितने चिमटे रहते हैं। अच्छा फवाद शाहिद साहब, चूंकि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की तहरीक इंसाफ की इसलिए है कि इलेक्शन की डेट मिल जाए, आम इंतखाबात के हवाले से तारीख सामने आ जाए, ये असम्बलियां तहलील करने का जो मामला है और इलेक्शन की तारीख लेने का जो मामला है, ये आप लोगों ने फाइनल स्टेज पर आकर सोचा है? जितना इजीली आप लोग बता रहे हैं, अगर इतना ही इजीली होता है तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का ये मास्टर स्ट्रोक है। राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत ही पहले कह चुके थे कि जहां पे आप लोगों की गवर्नमेंट है वहां पर असम्बलियां तहलील करें, आम इंतखाबात के हवाले से फिर हम सोच सकते हैं। इतनी देर से क्यों सोचा? अगर ये इतना आसान था, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं ये फैसला कर लिया? अगर ये एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो ये हुकूमत तो 2 हफ्ते नहीं चल सकेगी, और इसीलिए यही मौका था जब नई एस्टैब्लिशमेंट की आ गई है और हमें उम्मीद है कि वो पॉलिटिक्स में इस तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे ब्लेटेंटली जिस तरह से पहले हो रहा है, ये हुकूमत गिर जाएगी। चौधरी साहब, इसमें एक वाइल्ड कार्ड है, उसका नाम है परवेज इलाही साहब। उन्होंने कल बड़ा बयान दिया कि मैं 2 मिनट लगाऊंगा, अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा। मगर उनके पहले भी ये पीटीएम के हक़ में भी इस तरह के बयान आते रहे और लास्ट मिनट में पलटा खा के वापस आपकी तरफ आ गए। तो हमें ये कहा तो जा रहा है कि कल उनसे मीटिंग होगी और उसके बाद वो राज़ी हैं, मगर वो 100% श्योर हैं कि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल आपके साथ हैं, लास्ट मिनट में पलटा नहीं खा जाएंगे? एक तो उन्होंने अभी दोबारा भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान कहेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, और एक दफा उसकी जो पॉलिटिकल रीजंस की है, 4-5 महीने के लिए अपनी पॉलिटिक्स जो है वो कोई कौन दाव पे लगाएगा। पीएमएलक्यू को भी पता है कि पीटीआई के साथ रहने में उनकी पॉलिटिक्स को फायदा है, और वो जो परवेज इलाही साहब का और मोनेज इलाही साहब का इनका जो कद इस वक्त पॉलिटिक्स में बना है पीटीआई के साथ एक तगड़ी तरीके से खड़ा होने में, वो उसको बरकरार रखेंगे। वो क्यों 4 महीने की हुकूमत के लिए उसको खराब करें। और दूसरी बात यह है कि लेट से अगर चौधरी साहब नहीं मानते और हमारा 180 आदमी इस्तीफा दे देता है तो फिर भी तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं ना बरकरार रह सकते। तो लिहाजा उनके लिए विन विन है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हों, और उनकी इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है, और जिस तरह के उनका जो एक कमिटमेंट आई है या जिस तरह से वो खड़े हुए हैं उससे बहुत उनकी इज्जत बढ़ी। चौधरी साहब, आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि कोई भी एमपी है एमएनए वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता, और मेरी आपके कुछ एमपी से बात हो रही थी जो इस पे बड़े नाला थे कि जनाब हमारे पास पैसे ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के, ये मार्च के ऊपर जत्थे लाने में सारे पैसे खर्च हो गए हैं, और ये डेवलपमेंट स्कीम जो अनाउंस की हुई हैं ये हम लोगों को दिखा भी सकेंगे कि फौरी तौर पे कुछ करवा के जो अनाउंस हुई थी लास्ट बजट में, तो शायद हमारे पास बेहतर मौके हों वापस जाने के। परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं उनका ये तो है कि इस बात का कभी इम्कान है कि अगली दफ़ा अगर आपकी मेजॉरिटी आती है तो वो परवेज़ इलाही साहब तो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। इस वक्त हाथ में चीफ मिनिस्ट्री है, अगले का पता नहीं बनना कि नहीं बनना, तो एक उनके सियासी वजूहत तो समझ आती हैं थोड़ी सी रिलक्टेंस होने की। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन आप बता रहे हैं ना, वो पीटीआई के लोग नहीं होंगे। पीटीआई में इस वक्त लोग इस तरह सोच ही नहीं रहे कि इन्होंने 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई तो 4 महीने में क्या डेवलपमेंट निकाले। और दूसरा ये है कि लोग अगले 5 साल का सोच रहे हैं, 4 महीनों का कोई नहीं सोच रहा, और लोगों को पता है कि जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा इंशाल्लाह इस बार वो जीतेगा और 5 साल के लिए वापस आएगा असेंबली में। लिहाजा वो ज्यादा एक इम्पोर्टेंट लोगों की अपनी पर्सनल थिंकिंग की है, और इसलिए लास्ट क्वेश्चन ये मुझे इशारे कर रही हैं सरवत के ब्रेक लेनी है इन्होंने, वो ये कि इससे जो है एक ऑफ कोर्स उनके ऊपर भी जो मीटिंग वो कल करेंगे
एक प्रेशर बनता है कि वो 2 सूबों में नेशनल इलेक्शन के वक्त जो है वो अगर गवर्नमेंट आपकी बन जाती है तो उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आप कितना इम्कान देखते हैं कि इसको देखते हुए नेशनल असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे और इलेक्शन अलाउ कर देंगे? मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी भी अकल हो तो ये कर देंगे। वजह ये है कि अगर अभी पंजाब में और केपी में तो इंशाल्लाह जैसे हमारी हुकूमत 2/3 मेजोरिटी से बनती है तो इनका तो एमएनए का टिकट लेने वाले बंदे कोई नहीं मिल। तो इन्होंने पहले भी गलती की है इलेक्शन को डिले करके, जब नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर तय हो गया था कि वो वापस लेंगे और हम असेंबली तोड़ देंगे, वो आइडियल मौका था इनके लिए इलेक्शन करवाने का। इन्होंने 6 महीने लगा के अपनी पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क किया है। अब ये 4-5 महीने अब मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। आपने देख लिया मिफ्ता का आर्टिकल, आपने देख लिया है तमाम पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी अपनी ओपिनियन देख ली है। सवाए इसके कि मुल्क का जो है इकोनॉमिकली भट्टा बैठाएंगे और कोई इन्होंने कुछ नहीं करना। इसलिए हमारे साथ बैठे और एक नेशनल इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क जाए। चलें, ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक्स सो मच वाच। और सब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी लिहाज से फायदा और नुकसान किस तरफ जाएगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब से आमिर साहब जो बात हो रही थी, एक मामला है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेडलॉक आ जाता है तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करेगा, तो वो तो फिर पीडीएम के हक में जाएगा। इनको क्या फायदा होगा? नहीं, वो अभी ये तहलील होने की सूरत में जाहिर है कि ये फैसला फिर इलेक्शन कमीशन में आएगा। पर मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की या इवन इस्टेब्लिशमेंट की अगर उसकी नीयत ख़राब हो तो एक लिमिटेड पावर होती है। ये इनका इख्तियार जो है वो इंतहा दर्जे का नहीं होता। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये जो पीटीआई ने बाई इलेक्शंस जीते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 19-20 की बजाय 17-20 का फ़र्क डाल सकते हैं। आप 10 और 20 का फ़र्क नहीं डाला जा सकता। अगर आपकी एक ओवरवेलमिंग किस्म की आपकी सपोर्ट हो, वोटर आपका एक्टिवेट हो, मोबिलाइज्ड हुआ हो, तो उसके बाद जो है आप ये थोड़ा सा फ़र्क डाल सकते हैं, कुछ हज़ारों में डाल सकते हैं। आप 50,000 का फ़र्क नहीं डाल सकते, 2, 4, 5, 10 हज़ार तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बाई इलेक्शन उस वक्त जीते जबकि इस्टेब्लिशमेंट भी इनके ख़िलाफ़ थी पीटीआई की, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी दरमियान में इनकी नहीं थी। उस दौरान भी ये नून लीग की गवर्नमेंट आ गई थी हमजा शहबाज शरीफ के अंडर, तो वो जीते। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जिस तरह की उनकी वेव चल रही है, जिस तरह के उनके बाई इलेक्शन चल रहे हैं, और जो महंगाई के मामला आते हैं, जो लोड शेडिंग के मामला आते हैं, अगर इसकी असमियत तहलील होने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, और हालांकि वो लीगल रेज कर रहे हैं पॉइंट से, गवर्नर रूल का भी कर रहा है, मगर उसके अंदर भी सदर के बाद इख्तियार चला जाता है या असम्बली को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकते हैं अदालतों के ज़रिए। इस तरह का कोई एक्शन करके रोका नहीं जा सकता। चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात असम्बली तहलील करने के बड़े एब्सोलूट हैं, और उनको रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो सियासी तौर पर समझते हैं कि उनको सूट करता है तो वो तहलील कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह फवाद चौधरी सही कह रहे थे, कि डिले कर सकते हैं कि आप 1 मिनट आप कहें जी ये इनका बदनीति की वजह से प्रलॉन्ग्ड पंजाब असम्बली का सेशन है। एक रीज़न वो ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने चैलेंज की हुई है परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्ट्री, वो जब तक चैलेंज करके उसके ख़िलाफ़ फैसला नहीं आता तो वो चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, 1988 में ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने बलूचिस्तान की असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी। उस वक्त वो असम्बली बहाल कर दी गई थी। इस वजह से ग्राउंड्स ये थी कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था। तो यहाँ परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हुआ है, और चाहे उनकी 2 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, जो कि उनकी वो खातून मेंबर कह रही थी नून लीग की अज़मा बुखारी एक्सक्यूज मी, उस तरह ही तो फिर शहबाज शरीफ साहब की भी 2 की मेंबर है। मेजॉरिटी एक की हो, मेजॉरिटी है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये वाला इख्तियारात हैं जो वो उनके इख्तियारात हैं। ये जो मर्जी इमरान खान साहब ये फॉर एग्जांपल कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का जो है इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है नया आर्मी चीफ नहीं लगा सकती, भाई उनका इख्तियार है, उन्होंने लगा लिया।
तो अभी ये बदलते हुए हालात में जो असल इम्पॉर्टेंट बात जो फवाद चौधरी ने की वो ये की कि उस वक्त जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अगर ये तहलील करने वाला फैसला था तो पहले क्यों नहीं 4 महीने पहले तहलील कर देते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने ये बात की, आपने गौर किया कि उस वक्त हालात हमारे मुवाफिक नहीं थे जी। उस वक्त वहाँ पे एक जनरल साहब थे जिन पे उनका इल्ज़ाम था कि ये हमारे खिलाफ हैं, तो वो एक फ़र्क पड़ जाता था। अभी मेरा ख्याल है उनकी यही बेट इस बात पे है कि जनरली जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। सही है, ठीक है। आपने जनरल की या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जो इससे फवाद चौधरी साहब ने की। जनरल आसिम मुनीर साहब के चैलेंजेस में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी लेगेसी का एक बोझ उनके कंधों पर छोड़ के जा रहे हैं? मेरा ख्याल है वो उनका बोझ वो नहीं उठाएंगे। अच्छा। ना ही उठाना चाहता है, ना ही कभी किसी ने उठाया है। परवेज मुशर्रफ साहब जब गए थे उनके होते हुए किसी की एक आवाज़ नहीं निकलती थी, ना बाहर पार्लियामेंट के ना वो गए। बाद में जब वो चले गए तो फौज के अंदर भी फैशनेबल हो गया था, यार मैं तो बहुत सख्त मुशर्रफ के खिलाफ था और बाहर भी खिलाफ था। उनके तमाम जो उनके साथ कैबिनेट के उनके कुलीग्स थे, उनकी कैबिनेट में वजीर रहे, उन्होंने भी बयान उनके खिलाफ देने शुरू कर दिए कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया मुल्क के साथ, अदारे के साथ। तो यही दोबारा होने जा रहा है। यही ये कियानी साहब के भी, खैर उनके तो होते हुए भी उनके भाई के मुतल्लिक इल्ज़ामात लग गए थे, पर मैं समझता हूँ कि ये कल से ये बिल्कुल बयानिया बदल जाएगा। कमर बाजवा साहब के पहले ही जो है बड़े सख्त रहा। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में याह्या खान साहब सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना रहे, उसके बाद डिक्टेटर्स आ जाते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट के दौर में कोई आर्मी चीफ इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ जितना कि बाजवा साहब हो गए हैं। और कल से आप देखिएगा ISPR कल भी रोल बदल जाएगा। ये उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट कल दी है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, पर मेरा ख्याल है ये जब तफ्तीशें होंगी और ये इसके अंदर ये बैगेज जनरल आसिम मुनीर का नहीं है, ना ही वो उठाएंगे ना ही उठाएंगे, बल्कि मेरा ख्याल है वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ़ौज की बहुत बदनामी हुई है, फ़ौज पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई गई हैं। वो उस लेगेसी से दूर जाना चाहेंगे कि ये मेरा बैगेज नहीं है। और उसकी वजह से उसकी वजह बुनियादी ये भी है कि आप देखें इतनी ज़्यादा रेड लाइंस क्रॉस की गई। हम तो खुद तफ्तीशें करते हैं हर दौर में। आप देखें पाकिस्तान में एक डिसअपीयर होने का रिवाज बहुत पुराना है। बलूचिस्तान में बड़ी बातें सुनते हैं, फटा के अंदर सुनते हैं कि लोग उठा लिए जाते हैं, मगर उस पर एक डिस्क्रिशन होती है, मानता कोई नहीं है। इस दफ़ा जो एक फ़र्क रहा, जो रेड लाइंस क्रॉस की गई, वो बताने के लिए थी, डराने के लिए थी, देखो ये हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं। इबरत का निशान, जो इबरत का निशान जानबूझ के डिलिबरेटली किया गया। जिस तरह ये सवालात हैं, ये लोगों को नंगे किए जाने के मतलब अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर ये सवालात हैं, इनकी तफ्तीश होनी है और दे नॉट गोइंग टू डाई डाउन। ये एक मामलात हैं जो चलेंगे और ये ISPR ने कल से आप देखिएगा जो ही ये चेंज ऑफ स्टिक्स हो जाएगा, कमांड हो जाएगी, उसका भी रोल बदल जाएगा। और सारा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आसिम मुनीर बाजवा साहब के ये दो इंस्टीट्यूशन जो है इनको रीडिफाइन करने की जरूरत है, ISI को और ISPR को, और बैलेंस से ये करना है कि ये पॉलिटिकल मामला को डील भी करना है, मगर इस तरीके से करना है कि ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि मुदाखलत की है। सारी पार्टियों को खुश करना, टेबल पे बैठाना, किसी का मफाद में है किसी के नहीं है, और इस इल्ज़ाम से बच जाना, ये बड़ा ही एक टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं ना कि रस्से के ऊपर आप बैलेंस करके चलते हैं, तो इसको एक तवाज़ुन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरल आसिम मुनीर साहब के हिस्से में अगर पहला ही इतना बड़ा चैलेंज आएगा, खुद सियासी जमातें कह रही हैं कि आप इस मामले में आए, इन्वॉल्व हो जाएं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो आइंदा आने वाले दिनों में तो आमिर साहब बहुत सारी चीज़ें हमें वैसी नजर आएंगी जिनसे हम बदलना चाहते हैं, जिनको तारीख में हम नहीं देखना चाहते। मेरा ख्याल है कि ये जो नून लीग के अगेंस्ट जो अब ये असम्बलियाँ तहलील करने का जो PTI का फैसला है ना, उससे इसका एक मैसेज ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो देख रहे थे तो उन्होंने देखा है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है आइनी और कानूनी तरीक़ाकार निकालना, मजबूर करना PDM को कि जनाब अपनी एक आइनी तरीके से, जो भी आप कहें जिसने मर्जी करवाई, मगर एक तरीका आइनी निकाल लिया। और इन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन करने के बाद नेशनल असम्बली से वो आइनी कानूनी जो था तरीक़ाकार वो खो दिया था।
तो ये उन्होंने जो पहले उन पे बोझ डाला जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट पे, उससे हट गया। उन्होंने खुद ही ये एक सियासी तरीका निकाला है कि असम्बलियाँ तहलील करने से एक सियासी रीज़न बन जाता है पीडीएम के लिए कि वो अपनी नेशनल असम्बली की अगर असम्बली तहलील नहीं करेंगे और साथ में इकट्ठे नहीं करवाएंगे, और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट आ जाती है 2 सूबों में पीटीआई की, तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो होगा वो ये अफोर्ड नहीं करते हैं कि वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट में सूबों में होते हुए करवाया जाए। वहाँ से मेजॉरिटी वो निकाल लेंगे, वही इन 2 सूबों से ही निकल आएगी। तो इसलिए उनके लिए एक सियासी सोल्यूशन निकाला गया है जिसके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट से उल्टा कह रहे हैं। आप कहेंगे कि आप न्यूट्रल रहेंगे। अभी कहा ना फवाद चौधरी साहब ने कि ये इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का वो रोल नहीं था जो पहले रहा हुआ है। पहले जो रहा हुआ है जनरल बाजवा के से सभी को शिकायत थी, पीडीएम की जमातों को पहले थी कि जी वो कहते थे कि जनाब ये एक जो है वो उनको मुतल्लिक कहा जाता था कि ये इमरान खान साहब के बारे में कहते थे, इमरान खान से के मुतल्लिक ये कहा जाता था सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लाडले हैं, सिलेक्टेड है। फिर वो इम्पोर्टेड हो गई, पीटीआई को भी उनसे शिकायत होगी। तो अब जनरल आसिम मुनीर साहब के हिस्से में जो एक काम आया, आमिर साहब वो कल चेंज ऑफ कमांड होगा, परसों इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक क्या हमें सिर्फ बहरान नजर आएगा, सियासी हमें कशीदगी नजर आएगी? मैं समझता हूँ एक ऑलरेडी मैंने कहा मुस्बत ये आ गया है कि सियासी पार्टियों ने ना वो जो पहले उनके कंधे के रख के जो चलाने की कोशिश थी वो उन्होंने खुद सियासी सलूशन निकालने शुरू कर दिए हैं। मगर ये जाहिर है कि ये सब बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा चैलेंज है जनरल आसिम मुनीर के लिए वो ये है कि अदारे की इज्जत को बहाल करवाना, इसकी इज्जत और तकरीम में माजी जैसा दोबारा उसको रिस्टोर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आप सही कह रही हैं कि इसके लिए जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। शुरू में तो बिल्कुल अभी उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारा सिस्टम अपने हाथ में करना है, और उसके बाद मगर ये जेस्चर देना एक दिन में दिया जाता है। उनकी पहली स्पीच से लोगों ने सबकी आंखें, आपकी हमारी निगाहें उन पर जमी होंगी कि ये पहली स्पीच जो करते हैं क्या करते हैं, उससे लोगों ने मतलब अखज़ करनी है। तो ये अगर वो मेरा ख्याल आई एम श्योर वो ये तासुर देंगे कि ये ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि इदारे की तकरीम में इजाफा हो और लोगों को जो शिकायतें हैं या गिले शिकवे हैं वो दूर हों, और ये तासुर दिया जाए कि जनाब वो नहीं, वो माजी जो बुरा माजी था या जो तमाम लोगों को, अवाम को, पार्टियों को जो शिकायत थी, ये रविश बदली जाएगी। तो इसके लिए सबकी निगाहें हैं और आई एम वेरी होपफुल, और सबकी उम्मीदें ये हैं कि वो हम सबको सुरखरू करेंगे। चलिए इसके साथ ही मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के हवाले से जो हालिया पेश रफ्त है उस पर तो बात होगी, मगर इसके साथ साथ शुगर माफिया किस तरह से दोबारा से सरगर्म हो गया, अवाम जो पहले ही महंगाई के हाथों तंग आई हुई है, जहर खाने के पैसे नहीं है, उस अवाम के ऊपर किस तरह से मजीद बोझ डालेगा। एक ब्रेक के बाद आपके हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब मुझे एक बात बताइए, मुल्क में अगर इतनी चीनी है बरामद हो रही है, मैं या मेरे जैसे या आप जैसे क्यों महंगी चीनी खरीदें? ये चीनी इसलिए महंगी खरीदेंगे कि ये एक पाकिस्तान के अंदर ये माफिया जो है ये अभी बरकरार है। इसकी एक ज़रूर रिपोर्ट बनाई गई थी और उसके अंदर ये वाशगाफ अल्फाज के अंदर बता दिया गया था कि किस तरीके से ये मिल के जो है ये चीनी के अंदर गड़बड़ करते थे और ये कीमत को लेके गए थे। मगर FIA की वो रिपोर्ट जो है ना वो कोई उसका जिक्र नहीं होता और वो गोलमोल सारी कर दी गई है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि चीनी के इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिसी बनाने वाले और बेनिफिशरी हैं, जो चीनी माफिया जिसे आप कह रही हैं, वो सारे हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। जरदारी साहब की मिले हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बेटों की मिले हैं, रमज़ान शुगर मिल, खुसरो बुख्तियार PTI के उनकी हैं, परवेज़ लाई के बेटे की मुनसलाई के उसके अंदर शेयर हैं, हुमायूं अख्तर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, ये पोलिटिकल प्लेयर्स हैं। तो यही बैठे होते हैं। आगे भी पिछले साल भी इन्होंने किया कि पहले एक्सपोर्ट कर दी चीनी
और उसके बाद इंपोर्ट कर ली। तो वो बाहर के लोगों को सब्सिडी दे दी, अपने लोगों को नहीं दी। इस दफ़ा अगेन कुछ तरह का ही मामला है कि ये मरोड़ उठ रहे हैं चीनी के इंडस्ट्री को कि जी हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। और अब ये खबरें चल रही है एक्सपोर्ट का अलाउ कर रहे हैं। और यहाँ जो है चीनी नीचे 130 की बार मार्केट में मिल रही है कंट्रोल रेट के मुकाबले में, 130-135 से कम नहीं मिल रही है। और आइंदा लगता है कि इससे भी महंगी हो जाएगी कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी वो 30% जो है ना आपने बढ़ा दी एक्सपोर्ट प्राइसेस की, तो वो उसका भी कीमत में रिफ्लेक्ट होगा। और बला बला बड़े आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जबकि इनके अपने अंदर कैबिनेट में लड़ाई चल रही है। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा है कि जनाब फूड इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा जी अगर चीनी एक्सपोर्ट की और उन्होंने रिपोर्ट भी एक छपी हुई थी तो फिर ये जो है ना हमारे पास इसकी किल्लत हो जाएगी। शायद 1.6 मिलियन के स्टॉक्स हैं और वहाँ होर्डिंग भी चल रही है क्योंकि FIA की रिपोर्ट पे नहीं हमला हुआ। फिर चीनी मालकान के दरमियान जो आपस में लड़ाई चल रही है, एक ग्रुप है जिन्होंने क्रशिंग शुरू कर दी है, एक कह रहा है कि जी हम नहीं क्रशिंग करेंगे। सो एक गन पड़ा हुआ है। नेट नतीजा उसका ये है कि आम आदमी को बेनिफिट ना मिला है, ना मिलने की उम्मीद है और टोटल केओस है। एक तो होता ना कि जी इंटरनेशनली सस्ती हुई है चीनी, यहाँ तमाम तर ज़्यादा वाफर होने की, वाफर चीज़ कोई भी हो तो फिर उसके बाद उसकी कीमत कम हो जाती है। यहाँ 1 मिलियन आपके टन के करीब आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और चीनी कम नहीं हो रही, तो उसका बुनियादी है कि ये होर्डिंग हो रही है, उसके बाद स्टोरेज उसकी हो रही है, गैर कानूनी तौर पे इसको ऊपर रखा हुआ है। वरना जो है अगर इतनी वाफर चीनी है मार्केट के अंदर वो स्टोर्स में ना रखी जाए, फेंकी जाए, तो क्यों नहीं सस्ती बिकेगी? वो बिकेगी और बिकनी चाहिए। मुख्तसर अल्फाज में अवाम जो है ना जेबों पे बोझ अब उनके आने वाला है, वो इसके लिए तैयार हो जाएं। बोझ तो और भी बहुत सारे, एक और दिलों पे बोझ है आमिर साहब। जी जी, अरशद शरीफ का मैं हम रोज़ ये जिक्र जरूर करते हैं और करते रहेंगे कि आज बड़ी तकलीफ हुई कि सेनेट की जो कमेटी बराए दाखिला हुई और उसमें नालायकी का ये आलम था कि सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जज की ज़ेर निगरानी एक कमीशन काम कर रहा है। उनको ये नहीं बताया कि वो जो रिटायर्ड जज साहब ने उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, वो कमीशन काम नहीं कर रहा। ये हालत है इस वक्त गवर्नमेंट पार्टी की कि उनके एक सेनेटर जो कि अभी हाल ही तक लॉ मिनिस्टर भी थे, उनको नहीं पता। दूसरा FIA का, उनका जी वो उन्होंने 2 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, कुछ रिपोर्ट भी दी है। उन्होंने कहा जी इस मामले में हसास मालूमात हैं। और भाई हमारा भाई मर गया और ये उस वक्त हसास, उसका मरना हसास नहीं था, उसकी रिपोर्ट हसास है क्योंकि वो नहीं बताया जा रहा है। और हमें यही शक रहता है कि ये कवर अप था जो कीनिया के अंदर जिस तरीके से गए या जिस तरीके से बिट्स एंड पीसेस में किया। आगे हमारी जो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में अल्टीमेट ज़मानत जो होती है इंसाफ की, वो पाकिस्तानी अदलिया पे है। अदलिया को समझ नहीं आ रही, लोग हम भी वहाँ तरले कर रहे हैं, सुना हमारी कम्युनिटी भी उसके लिए एहतजाज कर रही है, एप्लीकेशनें हम लिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह के उनकी ये ऑब्लिगेशन है, ये कोई चॉइस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे सुओ मोटो कहें, भाई आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं। आज 15-20 दिन हो गए हैं, अदालत को कोई वहाँ जू नहीं रहेगी। मुझे समझ नहीं आती कि उनको किस बात का इंतज़ार है, किस बात का वो कर रहे। अगर तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये हर सारी दुनिया यही कर रही थी कि ये आर्मी की चेंज ऑफ कमांड हो जाए, तो ये अब हो गई है। खुदा के लिए उनकी वालदा भी अपील कर रही हैं, कम्युनिटी भी अपील कर रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। तो इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए ताकि हमें नज़र आए। हम ये रोज़ बात करते रहेंगे, ये ऐसा घाव है जो कि जाएगा नहीं। ये हमारी सारी जो करियर में 30-35-40 साल में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ जब तक उसके बच्चों के लेटर आ रहे हैं, उसकी वालदा के आ रहे हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, कुछ तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, एक आखिरी सवाल फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब, आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा कि जी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशल कमीशन बनाए, तो आपका भी यही तर्जिया था और सब ये जानते थे कि शायद वज़ीर आज़म जो है ये बोझ खुद नहीं उठाना चाहते। अब तो चेंज ऑफ कमांड भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है, शकूक व शुबहात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसका रिजल्ट किस हैसियत में निकलेगा? भाई ये समझ नहीं आती मुझे कि रजिस्ट्रार साहब को क्या इसमें चीज़ आड़े आ रही है ये कमीशन बनाने में। ये उनकी, मैंने जिस तरह कहा, उनकी ऑब्लिगेशन है। प्राइम मिनिस्टर का ये कोई मशवरा नहीं था, उनका ये ऑर्डर होता है ऑलमोस्ट, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जब कहे कि आप बनाएं तो बनाएं। और ये पहले फेडरल गवर्नमेंट को भी मेरा ये इसलिए ख्याल था कि पहले इनका कॉन्डक्ट, अभी भी कॉन्डक्ट ठीक नहीं है और वो उसकी बिट्स एंड पीसेस में वो जो है रिलीज की गई, लीक की गई खबरें, तो बाद में इनको ख्याल आया, मेरा ख्याल है कि इनको अंदाज़ा हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात हैं
और ये मलबा नहीं उठा सकते, और ये इस वजह से इन्होंने फिर जुडिशल कमीशन बनाया है। मगर अभी भी बस अभी भी ये देखें, नज़ीर तारिक साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जज की निगरानी में जो है ना कमीशन काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। आमिर साहब बेहद शुक्रिया, मेरे देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।